बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है मेजर ऑर्गन सिस्टम, यानी जो से सबसे बड़े ऑर्गन सिस्टम है ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में, एंड होम्योस्टेटिस और होम्योस्टेटिस, यानी जो से हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है वो होम्योस्टेटिस को कैसे मेंटेन रखते हैं। और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ये और एक पहले जो से हमने पढ़ लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो और ये वाला जो सा है ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आ सकता है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, ऑर्गन सिस्टम फंक्शन, उसका एक तरफ ऑर्गन सिस्टम लिखना है, उस ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है, फिर उसमें कौन कौन से ऑर्गन, क्योंकि हमें पता है जो सा ऑर्गन सिस्टम है ना ये ऑर्गन पर मुश्तमिल है और ऑर्गन में मजीद टिश्यू होते हैं और वही स्ट्रक्चर कौन कौन सा इसके अंदर इंक्लूड है, कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। सिंपल ये आप कह सकते हो। रोल इन होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस में इसका क्या किरदार है ये अब हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियो का लफ्ज निकला है हार्ट से यानी दिल, और वास्कुलर जो सा है इसका मतलब है ब्लड वेसल्स, यानी ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम वो कौन सा हमारी बॉडी में ब्लड वेसल। ट्रांसपोर्ट वास्कुलर का मतलब वास्कुलर सिस्टम, यानी जो ट्रांसपोर्ट करे चीजों को पूरी बॉडी में, जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हमारे पास है ब्लड। तो इसीलिए इधर ब्लड वेसल, यानी वो किसके जरिए ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेसल के जरिए। तो कार्डियोवास्कुलर दो चीजों पर मुश्तमिल है, कौन कौन से हमारे पास, ब्लड वेसल्स और एक क्या हो गया, दिल हो गया। तो इसी नाम से आपने इसके ऑर्गन पर लिख सकते हो क्या क्या चीजें हमारे पास, हार्ट हो गया, कार्डिक मीन हार्ट हो गया, और वास्कुलर यानी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है। तो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं, इसका काम क्या, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट का काम है इसका ब्लड का। तो ये यानी ब्लड दो चीजें जो उनसे बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्ट करता है, एक क्या हो गया गैसेज वगैरह, दूसरा न्यूट्रिएंट्स। गैसेज कौन सी, जैसे हम O2 हमारी लंग्स में गई, लंग्स से कहां लेकर जाएगा, सेल्स तक, तमाम सेल को देगा। क्यों देगा, क्योंकि उधर रिस्पायरेशन हो रही है। क्या हो रही है, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के लिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। तो इसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, तो ये बनेगा। तो इधर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लंग से लेकर जाता है कहां तक, लेकर जाता है सेल्स तक। एक ये काम हो गया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स, अब ग्लूकोज जो सा सेल में आया ये भी किसके जरिए आया, ये भी ब्लड के जरिए आया। तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, यानी लेकर जाएगा किसके पास, लेकर जाएगा सेल के पास। और सेल पर वापसी पर क्या लेगा, वेस्ट मटेरियल, जैसे क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ये भी उसमें चले जाएंगे। और बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं वो किस में चले जाएंगे, ब्लड में, और फिर ब्लड से दोबारा वो उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में भी अहम रोल करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास ले जाएगा और लंग्स से ये बाहर चले जाएगी, ये इसका फंक्शन है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है और न्यूट्रिएंट्स को, एंड अदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस टू डेट सेल्स, कहां तक ट्रांसपोर्ट कराता है, सेल्स तक। एंड ट्रांसपोर्ट, फिर क्या दूसरा पॉइंट, इधर एक पॉइंट एक कहानी खत्म होगी कि ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है किसे, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, या दूसरे कोई सब्सटेंस को। इधर इसकी एक स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट वेस्ट, वेस्ट कोई भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अदर सब्सटेंस अवे फ्रॉम द सेल, इसे कहां लेकर जाएगा, अवे यानी दूर, सेल से दूर, टू द सेल यानी सेल की तरफ। तो ये जो सा ऊपर वाला पॉइंट है वो सेल की तरफ लेकर जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज या अदर सब्सटेंस सेल की तरफ लेकर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट सब्सटेंस या अदर सब्सटेंस या अवे फ्रॉम सेल, सेल से दूर लेकर जाएगा। अब ये होम्योस्टेटिस को कैसे स्टेबल करता है, हेल्प करता है स्टेबलाइज लेवल ऑफ गैसेस, किसका स्टेबल करने में मदद करता है, ये गैसेस के लेवल को स्टेबल करने के लिए। हमने कल वाले टॉपिक में होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन में स्टेबल का लफ्ज पढ़ा था। तो इधर ये हमारे पास यही जो सा हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो सा ऑर्गन सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर, ये हेल्प कर रहा है स्टेबल रखने के लिए लेवल, किसका लेवल, गैसेस का लेवल स्टेबल रखने में हेल्प कर रहा है एक ये। दूसरा वेस्ट का, वेस्ट वगैरह जितना भी है ये बॉडी में उसके लेवल को क्या रख रहा है, मेंटेन रख रहा है। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में भी, अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे, कल भी हमने पढ़ा था, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हीट बॉडी में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वो किसके जरिए
बॉडी से निकल दिया तो एक हमने उसमें से प्रोसेस पढ़ा था ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में से जो सा ब्लड का फ्लो है यानी भाव वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच, और किसे मेंटेन रखता है, पीएच, यानी जो से बॉडी के अंदर ब्लड की जो से पीएच वगैरह वो भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। किस तरह, वेस्ट मटेरियल को निकाल कर पीएच को क्या रखता है, मेंटेन। तो चार चीजें ये क्या करता है, स्टेबल करता है। सबसे पहले गैसेज, फिर उसके बाद हमारे पास है वेस्ट, पहले गैसेस फिर वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर। हमारे पास कौन कौन से हो गए, हमारे पास हो गए गैसेस, वेस्ट, टेम्परेचर और पीएच। ये एक अभी ऑर्गन सिस्टम हुआ। अब दूसरा ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव आपके माइंड में आना चाहिए, फूड को हजम करना। अब फूड को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है वो अब हम देखते हैं। अब फूड को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, हमने खाना खाया तो कहां से खाते हैं, माउथ से। तो माउथ इन्वॉल्व है। अब माउथ में जैसे ही खाना जाएगा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, किसके जरिए, क्योंकि हमारे माउथ में जो सा लिक्विड है जिसे हम अल्फाज में थूक कहते हैं, और इसे वैसे क्या कहते हैं, सैलिवा कहते हैं। तो ये इन्वॉल्व होगा, यानी सैलिवरी ग्लैंड, यानी ये जिस जो सा सैलिवा जो सा थूक है ये जिस ग्लैंड से, जिस गदूदों से निकल रहा है उसे सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फूड को निगलेंगे और वो कहां चले जाएगी, हमारे फूड वाली नाली में जिसे ओसोफेगस कहते हैं। उसके बाद कहां जाएगा, स्टमक में। स्टमक इन्वॉल्व है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा उसमें कोई और ऑर्गेनेली भी इन्वॉल्व होता है, जैसे पैंक्रियाज हो गया हमारे पास, गाल ब्लैंडर हो गया, लीवर वगैरह। तो इस तरह आपने पहले इसके क्या लिखने हैं, ऑर्गन टिश्यू वगैरह, ठीक है। तो यही हमें याद है, जब आप लिख रहे हो तो इस बॉक्स को पहले, इस बॉक्स को लिखने से पहले इसे लिख लेना, इजी हो जाएगी। ये क्या हमारे पास, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड। माउथ आपको याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, जब खाना खाते हो सबसे पहले माउथ, फिर उधर क्या, थूक, यूं याद है, थूक, थूक को जो सा सैलिवा कहते हैं, सैलिवा जिस ग्लैंड से आता है, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद खाना जो सा कहां जाएगा, जाएगा खुराक वाली नाली से जिसे ओसोफेगस कहेंगे। उसके बाद कहां से जाएगा, हमारे पास स्टमक यानी मैदे में जाएगा। अब जैसे ही मैदे से निकलेगा तो ये तीन ऑर्गनल इसमें क्या करते हैं, हेल्प। एक लीवर हो गया जिसे जिगर कहते हैं, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर किसे कहते हैं, पित्ते को। अब हमारे पास लीवर से एक फ्लूइड निकलता है जिसे बाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइल। और ये बाइल जो है स्टोर होता है गाल ब्लैडर, पित्ते में, और फिर बाद में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जाकर फैट को क्या करता है, चर्बी वगैरह को हजम करता है। आगे क्या है, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो सा हमारे पास एक क्या ऑर्गन है, और इसका कौन सा यूज होता है, एक्सोक्राइन। ये याद रखना, पैंक्रियाज हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। अब एक्सोक्राइन, अब हम देखते हैं हमारे पास इसका ये क्या है, हमारे पास एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दो होते हैं, दो तरह का है, ये एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क है, एक्सोक्राइन और दूसरा क्या हमारे पास, एंडोक्राइन। आपने इधर ब्लड को इन्वॉल्व रखना है, यानी वो ऑर्गन या वो ग्लैंड जिसकी जो सिक्रेशन है ब्लड में इन्वॉल्व हो जाए तो उसे क्या नाम देंगे, एंडो, यानी ब्लड के इनसाइड जा रहे हैं। ब्लड को माइंड में रखना है, तो वो जिसकी सिक्रेशन ब्लड में जाए वो एंडोक्राइन होगा। जिसकी ब्लड में ना जाए उसकी अपना एक रास्ता होगा, यानी ब्लड में इन्वॉल्व नहीं होगी, उसे क्या नाम देंगे, एक्सोक्राइन। तो इधर कौन सा इन्वॉल्व है, उसका एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में दोनों सलाहियत है, एक्सोक्राइन वाली भी और एंडोक्राइन। जो सा डाइजेशन में हेल्प करता है वो सिर्फ कौन सा है, एक्सोक्राइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और हमारे पास क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया। अब इधर आ जाए प्रोसेस फूड। फूड पर क्या करता है, अमल। कौन सा अमल, डाइजेशन वाला। पहले फूड क्या हो गया, हजम हो गया, अब उसे क्या करेगा, जज्ब करेगा। एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। मिनरल्स, पहले न्यूट्रिएंट्स वगैरह यानी ग़िज़ाई कोई मिनरल्स आ गए उसे, विटामिन को क्या करेगा, ऑब्जर्व, और वाटर वगैरह को भी क्या करेगा, ऑब्जर्व। वाटर क्यों एंड में लिखा है, जो सा वाटर और साल्ट होता है ये एंड में लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ऑब्जर्व होता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास जो सा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है, सबसे पहले ये फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट। तो इसीलिए डाइजेस्ट की जगह उसने क्या लिख दिया, प्रोसेस, यानी अमल करेगा किसके ऊपर, फूड पर। फिर उसे क्या करेगा, ऑब्जर्व, यानी जज्ब करेगा किन किन चीजों को, न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ा को, उसमें जो मिनरल्स है, विटामिन है, और जो सा हमारे पास वाटर वगैरह हुआ उसे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब ये किस तरह हमारे
होम्योस्टेटिस को बरकरार रखता है, मेंटेन लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड, ये ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की जो सा लेवल है उसे मेंटेन रखता है, ना उसे ज्यादा होना ज्यादा ना कम। जैसे फर्ज कर लो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो सी वैल्यू है उसको ये ब्लड में क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ये दूसरा हो गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। तीसरा क्या हमारे पास, रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी यानी सांस वाला। ये बुक में इसकी तरतीब और लिखी है, मैंने इसकी तरतीब इस तरह लिखी है कि पहले जो से आप ऑर्गन लिखोगे इधर ऑर्गन सिस्टम, वो आपको क्या होगे, इजी वाले मैंने लिखे हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सबसे इजी, इसके बाद डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, इसी तरह इजी वाले पहले लिख लेंगे ताकि आपकी मिस्टेक इतनी ना हो। तो इजी वाले हम लिखेंगे क्या है, रिस्पायरेटरी यानी सांस वाला। अब सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से, नाक से लेकर जा रहे, कुछ लोग माउथ से लेते हैं, नोज हो गया माउथ। उसके बाद गले से गुजरेंगे, हमने कहा था गले का जो सा लफ्ज है उसे क्या नाम देंगे, फेरिंग्स। उसके बाद सांस वाली जो सी नाली है उसका ऊपर वाला पोर्शन अगर हम इधर बना लें तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं वही प्रोसेस। हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, अब सबसे पहले एयर जाएगी नोज से, और कुछ लोग कहाँ से लेते हैं, माउथ से भी। ये क्या हो गया हमारे पास, नोज हो गया, और ये क्या हो गया, माउथ। तो ये दो आपने पहले पॉइंट लिख देने हैं, इसमें लिखने, इसमें है जो सा ऑर्गन है हमारे पास, क्योंकि ऑर्गन में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर गलानुमा स्ट्रक्चर जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे सांस वाली नाली, और इसका इधर बॉक्स नुमा शेप होती है जिसे क्या नाम देंगे, लैरिंक्स। उसके बाद ये आगे जो सा पाइप नुमा स्ट्रक्चर आ जाएगा उसे क्या नाम दे देंगे, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया का आपने नाम लिख देना। ट्रैकिया के बाद ये आगे मजीद दो में क्या आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसे इन दो आगे ये मजीद जो से ट्रैकिया आगे दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि लंग्स दो हैं, तो ये जैसे ही दो में डिवाइड होगा इसे क्या नाम दे देंगे, हम नाम दे देंगे ब्रोंकाई। तो ये हमारे पास ब्रोंकाई हो गया। तो इधर से एक लंग्स ये हो गया हमारे पास, एक लंग्स हमारे पास ये हो गया, और एक लंग्स हमारे पास ये हो। तो एंड में क्या आ गया हमारे पास, लंग्स आ गए। तो यही नाम आपने लिख देना है। तो माउथ हो गया, नोज हो गया, फेरिंग्स यानी गला हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया, उसके बाद क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद चलते आओ, क्या आ गया हमारे पास, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लिख दिया, फिर क्या आ गया, लंग्स। अब एक लफ्ज और है क्या, डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या होता है, ये जो सा जी है इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है, डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या है, जो सा हमारे पास लंग्स होते हैं इसके नीचे इधर है जो सा मसल्स की एक शीट का इस तरह स्ट्रक्चर बना होता है जिसे क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम। ये क्या होगा, डायाफ्राम। लंग्स के नीचे एक शीट होती है मोटी सी, उसे क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम भी हेल्प करता है सांस लेने में। अब इसके बाद आपने इसका काम करना है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हवा को लेकर आते हैं कहाँ, लंग्स में, फिर लंग्स से ये कहां तक जाएगी, सेल्स तक, कौन सी, ऑक्सीजन, फिर वापसी पर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो ये लिखा हुआ डिलीवर, ये पहुंचाना, किसे पहुंचाना, डिलीवर का मतलब पहुंचाना, एयर टू द साइड, उस जगह पर वेयर गैसेज एक्सचेंज कैन अकर, उस जगह पर गैसेज को पहुंचाना है जहां गैसेज क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। दूसरा क्या है इसका, आगे होम्योस्टेटिस में इसका क्या रोल है, कंट्रोलिंग बैलेंस, ये बैलेंस को कंट्रोल रखते हैं किसके, ऑक्सीजन के एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। अब अगर बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को इतना ज्यादा कम ये नहीं होने देते, यानी कंट्रोल करके रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर ज्यादा हो जाए तो उसको भी बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमें एनर्जी चाहिए। जब हार्ड एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो देख लेते हैं हम, हमारे पास एनर्जी कौन सा प्रोसेस आएगी, सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी फूड क्या होगी, ज्यादा टूटेगी। जब फूड ज्यादा टूटेगी तो ऑक्सीजन भी हमें क्या चाहिए, ज्यादा। जब फूड ग्लूकोज ज्यादा तोड़ना है, क्यों ज्यादा तोड़ना है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, ज्यादा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी यानी रिएक्टेंट ज्यादा हुआ है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, हमारे पास ज्यादा बनेंगे, यानी एनर्जी भी ज्यादा आएगी, और वाटर भी, और जो सा कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। अब जो सा इसमें ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी हमें बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की ज्यादा, नॉर्मल की निस्बत ऑक्सीजन की भी ज्यादा, तो उधर वेस्ट एक गैस भी बन गया, इसे भी ज्यादा बाहर निकालना है। इसीलिए जब हम भागते हैं तो सांस, रिस्पायरेशन का अमल क्या हो जाता है,
तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बॉडी को मेंटेन रखना है, कहां पर लेकर आना है, नॉर्मल पर। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अंदर बहुत ज्यादा ना हो जाए, जितना सेट पॉइंट है उससे ज्यादा ना हो जाए। जैसे ही इजाफी ज्यादा बन गया, ये फौरन उसे बॉडी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है लंग्स के जरिए। और जो सा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की मिकदार को कम नहीं होने देता, उतना ही रखने की कोशिश करता है जितना क्या हमारे पास सेट पॉइंट पर है। तो इसीलिए रिस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या कर देता है, तेज कर देता है, ताकि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहे। हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमने पढ़ा है एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है और एक क्या होता है, एंडोक्राइन। मैंने आपको कहा जो सा ब्लड है इसको आपने अपने माइंड में रखना है, यानी वो ग्लैंड जिसके जो से हमारे पास क्या हार्मोन्स वगैरह, यानी जो से जिसकी सिक्रेशन हार्मोन्स, अब क्या है ये भी बता दूं, जिसकी हार्मोन्स या सिक्रेशन डायरेक्ट किस में जाए, ब्लड में जाए, उसे क्या नाम देंगे, एंडोक्राइन। एंडो यानी अपने ब्लड को माइंड में रखना, ब्लड के अंदर जाए तो उसे एंडोक्राइन कहेंगे। अगर ब्लड में इन्वॉल्व ना हो, उसकी अपनी एक अलग डक्ट या नाली हो जिसके जरिए वो अपने टारगेट तक पहुंचे, तो उसे एक्सोक्राइन नाम देंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी। अब हार्मोन क्या है, हमारी बॉडी में दो तरह मैसेज आता है, एक नर्व सेल के जरिए, दूसरा कौन सा जाता है, हार्मोन के जरिए। तो हार्मोन एक मैसेज लेकर जाने वाला क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। तो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, ये ग्लैंड के आपने नाम बताने जो हमारे क्या होता है, बॉडीज में होते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास, एक ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे क्या नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन में होता है। उसके बाद क्या हमारे पास पिनियल ग्लैंड है, थॉइड ग्लैंड। थॉइड ग्लैंड जो सा होता है हमारे गले में होता है। पैराथॉइड, ये भी क्या होता है, थॉइड ग्लैंड के साथ ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंडोक्राइन पैंक्रियाज। तो अभी हमने पढ़ा था जो सा एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है, वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, यानी वो उसमें आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो सा एंडोक्राइन पैंक्रियाज है वो इसमें आ जाता है, एंडोक्राइन वाले में, क्योंकि इसके जो सा हार्मोन्स वगैरह सिक्रेशन जो सी भी होगी वो किस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लड में। उसके बाद क्या है, एड्रीनल। रीनल जो सा हमने पढ़ा था, ये रीनल लफ्ज किसका है, किडनी का। रीनल हमने पहले भी पढ़ा था, रीनल लफ्ज है हमारे पास किडनी का। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये किडनी का इधर ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, किडनी है, गुर्दा, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह का ग्लैंड होता है। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, एड्रीनल। रीनल यानी जो सा हमारे पास किडनी हो गया। आगे क्या हमारे पास दूसरा आगे लिखा है टेस्टिस, ये किस में होते हैं, सिर्फ मेल में होते हैं। एंड ओवरीज, ओवरीज किस में होंगी, फीमेल में। ये तमाम ऑर्गेनल जो से हमारे पास, ये तमाम जो से हमारे पास इधर लिखे हुए हैं नाम, ये तमाम के तमाम क्या है, एंडोक्राइन। इसका मतलब इनके तमाम की सिक्रेशन यानी हार्मोन वगैरह डायरेक्ट किसमें जाएंगे, ब्लड में। देखते हैं ये क्या करता है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, राब्ता। जब मैसेज मैंने आपको बताया, ये एक हार्मोन के जरिए क्या भेजता है, मैसेज। जैसे नर्व सेल क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करता है। जो सा नर्व सेल होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ये भी हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कम्युनिकेट, यानी एक दूसरे का राब्ते में रखते हैं। और इसी तरह हार्मोन भी किसका काम कर रहा है, कम्युनिकेशन का। तो इधर हमारे पास ये क्या लेकर जाता है, पैगाम लेकर जाने, यानी कम्युनिकेशन का काम करता है। तो यही है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, राब्ता यानी कम्युनिकेशन, किसके जरिए, हार्मोन के जरिए। और वो हार्मोन किसके जरिए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड के जरिए। विया, इसका मतलब क्या आता है, के जरिए। इसकी जगह आप थ्रोग भी लिख सकते हो, किसके, थ्रोग, हार्मोन्स यानी हार्मोन्स के जरिए। एंड डायरेक्ट लॉन्ग टर्म चेंज, लॉन्ग यानी लंबे, टर्म यानी अरसे, चेंज यानी तब्दीली। और ये वजह बनेगी किसकी, लंबे अरसे की तब्दीली के लिए, इन अदर ऑर्गन सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल कैसे है, जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, सिंपल एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन भी है क्या, हार्मोन। अब जो सी ग्रोथ होती है ना इंसान की, वो क्या होती है, लंबे अरसे तक की होती है। ये नहीं होती फौरन एक दिन कल इंसान छोटा था, अगले दिन क्या हो गया, फौरन बड़ा, ऐसे नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो सा ग्रोथ हार्मोन है, ये हार्मोन ऐसा आहिस्ता अपना क्या करता है, काम करता है। इसलिए ये क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म है। तो यही है लॉन्ग टर्म चेंज इन अदर ऑर्गन सिस्टम। दूसरे ऑर्गन सिस्टम में ये क्या करवाता है, चेंजिंग जो लेकर आता है, वो लंबे अरसे के लिए होगी। टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, इस तरह ये होम्योस्टेटिस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब रोल इन होम्योस्टेटिस इधर भी लिखा, मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ मैनी ब्लड कंपोनेंट। ये ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट को क्या रखता है, बैलेंस में रखता है। जैसे क्या हो गया हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को भी क्या रखता है, बैलेंस में रखता है। वाटर और कैल्शियम ईटीसी, इन तमाम जोन से भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट है, उनको वैल्यू को क्या रखता है।
तो ये जितनी भी हमारे पास ब्लड में चीजें ग्लूकोज, वाटर और कैल्शियम, इनको क्या रखता है, मेंटेन रखता है, यानी जितना इसका सेट पॉइंट है उसी पर रखता है। आगे हमारे पास क्या है, इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री का जो सा लफ्ज है ये यूज किया जाता है स्किन के लिए। स्किन के लिए लफ्ज इंटेग्यूमेंट्री भी यूज किया जाता है और दूसरा क्यूटेनियस भी लफ्ज यूज किया जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है हमारे पास स्किन, हेयर्स और नेल्स। जो से स्किन होती है, स्किन पर हेयर्स भी होते हैं, जो से नेल्स ये भी स्किन के साथ अटैच है। काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमारी हिफाजत करता है फ्रॉम इंजरी यानी जख्म वगैरह से। अब अगर स्किन ना होती तो हल्की सी एयर भी क्या होती, थोड़ी सी तेज चलती तो हमारे क्या हो जाता है, जख्म हो जाता है, या हल्की सी कोई चीज टच भी होती तो क्या हो जाता है, जख्म हो जाता है। ये उसकी बात कर रहे हैं। वैसे इंजरी अगर बहुत ज्यादा चोट लगे तब जाकर हमारी स्किन पर लगती है। तो यही कह रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, इंजरी यानी जख्म वगैरह, एंड फ्लूइड लॉस। फ्लूइड किसे कहते हैं, जो सा हमारे अंदर लिक्विड यानी ब्लड के जो से लॉस है उससे भी बचाता है। जब इंजरी की हिफाजत करेगा तो खून के लॉस होने से भी क्या करेगा, हिफाजत करेगा। कौन, स्किन हमारी। इसीलिए बता रहा है जो सा ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यानी हिफाजत, किसके लिए, इंजरी और फ्लूइड लॉस के। एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करता है फिजिकली डिफेंस, फिजिकली यानी जो नजर आ रहा है, डिफेंस यानी दिफा, यानी ये हमारी हिफाजत कर रहा है फिजिकली अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन इन्फेक्शन के खिलाफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होते हैं। कभी आपने सुना है कि जो सा हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जरासीम स्किन के जरिए बॉडी में क्या हो गया, अंदर इंटर हो गया? नहीं, वो किसके जरिए जाते हैं, या सांस के जरिए, या माउथ के जरिए। तो ये स्किन का अहम रोल है, ये क्या करता है, हमारी हिफाजत कर रहा है जरासीमों से। प्रोवाइड फिजिकल डिफेंस यानी हिफाजत कर रहा है अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, तो स्किन का सबसे अहम काम जो है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमने पढ़ा था जब हमारी क्या हो जाए, टेम्परेचर यानी हीट ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाए, यानी 37 सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये फौरन जो सी स्किन है इसके जो से अंदर छोटे छोटे सुराख होता है वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें से स्वेट ग्लैंड ये एक्टिव हो जाते हैं और पसीना वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर दोबारा सेट पॉइंट पर आ जाता है 37 सेल्सियस पर। तो इसीलिए ये शामिल है कि इसके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट रखने में स्किन। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया है, इंटेग्यूमेंट्री यानी जो सा स्किन है। आगे क्या, मस्कुलर। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक। स्केलेटन यानी नाम से जाहिर है ढांचे के साथ, यानी जो हमारी हड्डियों के साथ या कार्टिलेज के साथ अटैच होंगे उसे क्या नाम देंगे, स्केलेटन मसल। कार्डिक नाम से याद है, कार्डिक का मतलब क्या आता है, दिल, दिल के मसल। स्मूथ मसल, बाकी जो से हमारे पास ऑर्गन में होते हैं वो क्या, स्मूथ मसल। तो हमने 3 नाम लिख देने, स्केलेटन, कार्डिक और स्मूथ मसल। इसको आप तरतीब से कैसे भी लिख सकते हो, जो सा आपको ऑर्गन सिस्टम आपको इजी लगता है उससे पहले लिखना। कोई भी लगता है, जैसे आपको पहले मस्कुलर लग रहा है इजी, तो पहले मस्कुलर के बारे में लिखो सारा कुछ, फिर इसी तरह तरतीब से लिखना, जो इजी लगता है उसे सबसे पहले लिखते होते हैं। प्रोवाइड मूवमेंट, मसल किस में हेल्प करता है, मूवमेंट और सपोर्ट में, सहारा देने में और मूवमेंट। अब मैं इधर से एक जगह से दूसरी जगह जो चल रहा हूं, ये किसकी वजह से, जो मेरे टांग के मसल्स आए उसे क्या नाम देंगे, स्केलेटन मसल। तो स्केलेटन मसल में हेल्प की है किसकी, मूवमेंट की, और सपोर्ट यानी ये सहारा भी देते हैं। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये किस में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी, बाय हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस करके। तो इसकी एग्जांपल सिंपल यही दे देता हूं, अगर हमारे क्या हो, हम ज्यादा क्या करें, एक्सरसाइज करें, सर्दियों में क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी हीट अप, यानी टेम्परेचर पहले कम था अब कहां आ गया, सेट पॉइंट पर। किसकी वजह से, हीट प्रोडक्शन है, हीट क्या करके, प्रोड्यूस करके। जैसे आपने देखा होगा सेलुलर रिस्पायरेशन, यही जो हमने पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6 और O2 मिलेगा, हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। तो जो से एनर्जी है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह ये क्या करता है, हमारे पास हीट प्रोड्यूस करके टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। एंड में क्या है हमारे पास, इम्यून। इम्यून सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। इम्यून सिस्टम असल में होता क्या, ये हमारी बॉडी की क्या कर रहा होता है, हिफाजत। और इसे आम लैंग्वेज में हम यूं कह सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में है वो इम्यून सिस्टम का काम कर रहे हैं। तो इधर लिखा हुआ है हमारे पास ल्यूकोसाइट। ल्यूको का लफ्जी मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलर लेस, यानी जिसका कोई कलर नहीं है। तो ये हमने प्लास्टिड में भी एक टाइप पढ़ी थी, ल्यूकोसाइड यानी कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं हो। जैसे वाटर है, वाटर का कोई कलर नहीं, तो हम फिर भी उसे इमेजिन करते हैं कि ये व्हाइट है। तो इधर ल्यूको का मतलब कलरलेस, साइट मीन सेल,
तो साइट का मतलब क्या हो गया हमारे पास सेल। तो इधर हम जिसका कलर ना हो उसे इमेजिन करते हैं व्हाइट, तो ल्यूकोसाइट किसका नाम है, व्हाइट ब्लड सेल, ये इन्वॉल्व है। टोंसिल, टोंसिल हमारे एक ग्लैंड है, गले में होते हैं, ये भी जरासीमों को मारने में हेल्प करते हैं। और आगे क्या है, एडिनोइड्स, एडिनोइड्स जो सा ये भी हमारे कहाँ होते हैं, गले अंदर की तरफ जो सा हमारे गले में होते हैं। आगे क्या है, थाइमस, थाइमस जो सा हमारे ये कहाँ होता है, सीने में होते हैं। एंड स्प्लीन, स्प्लीन जिसे कहते हैं तिल्ली को। ये सारे मिलकर किसका काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का। और जो भी कोई भी जरासीम हमारी बॉडी में चले जाए उसे क्या करते हैं, मारते हैं। तो ये डिफेंड, ये दफा करते हैं अगेंस्ट माइक्रोबियल, माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन यानी जरासीम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरासीम हो, डिजीज काजिंग हो, और किसकी वजह बनते हो, बीमारी की, एजेंट, डिजीज काजिंग एजेंट, या कोई ऐसा मटेरियल चलेगा जिसकी वजह से क्या बनते हो, बीमारी होती है, उससे भी क्या करते हैं, उसके खिलाफ भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। एंड अदर डिजीज, या दूसरी कोई भी डिजीज होगी। तो यही हमारे पास बता रहा है, ये तमाम जो जितने भी है ये ग्रुप, ये क्या करता है, दिफा करता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, माइक्रोबियल पैथोजन, वो जरासीम जो किस कौन से होंगे हमारे पास, डिजीज काजिंग यानी बीमारी की वजह बनने वाले एजेंट यानी मवाद होंगे। एंड अदर डिजीज, या दूसरी कोई डिजीज की वजह बनते हैं। बाय रिमूविंग पैथोजन, पैथोजन को ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या करेंगे, लड़ेंगे। एंड हेल्प इन हीलिंग, हीलिंग किसे कहते हैं, जख्म वगैरह अगर हो जाए, आपने अक्सर देखा होगा अगर हमारे कट लग जाए तो उधर क्या हो जाता है, एक पसनुमा जिसे पीप कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब उधर असल में होता क्या है, जो सा हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उधर कोई भी जरासीम आकर उधर बैठे या उस पर जख्म पर इंफेक्शन करने की कोशिश करें तो ये उससे क्या करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो जिसके नतीजे में व्हाइट ब्लड सेल भी मरते हैं और जो से जरासीम होते हैं वो भी मरते हैं। तो जो से हमारे पास पस पीप होती है ना, उसमें जो सा व्हाइट कलर होता है वो डेड किसका होता है, डेड व्हाइट ब्लड सेल का। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, हमारे जख्म पर इंफेक्शन से क्या करते हैं, लड़ते हैं, जिसकी वजह से जख्म जल्दी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यही लिखा, फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, हेल्प इन हीलिंग। तो अब हम देखने लगे हमारे पास क्या, नर्वस सिस्टम। अब जो सा नर्वस सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है, और इससे पहले हमने पढ़ा था हार्मोन। तो हमारी बॉडी में मैसेज दो तरह जाता है, एक नर्वस सिस्टम से, एक हार्मोन के जरिए। जो सा हार्मोन के जरिए जाता है, हार्मोन जाते हैं ब्लड में, फिर ब्लड से वो बॉडी में जहां उस मैसेज ने जाना है उधर तक जाता है। और जो सा हार्मोन है ये ग्लैंड से निकलता है। और जो सा नर्वस सिस्टम है इसमें जो सा मैसेज जाता है ये नर्व इंपल्सेस के जरिए जाता है। और ये पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल से आपस में न्यूरॉन सेल मिले हुए हैं और एक सिस्टम बनाया जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इधर ही देख रहे हैं, इसका काम भी क्या था, मैसेज पहुंचाना। लेकिन ये जो सा मैसेज पहुंचाएगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म यानी कुछ लम्हे के लिए। और जो सा हार्मोन का होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन, जो सी ग्रोथ होती है इंसान की वो तकरीबन 14-15 साल तक होती रहती है। तो उसका जो सा हार्मोन का इफेक्ट है वो सिक्रेट होता रहता है, मैसेज पहुंचता रहता है, तो ग्रोथ होती रहती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या, जैसे हमने कहा जो सा हमारे फर्ज कर लो हम चल रहे थे, हमारे पाउंड पर क्या लग गया, कोई कांटा लग गया, जिसकी वजह से अब लगा किस पर, एक स्किन पर। स्किन एक क्या, ऑर्गन। अब उसी ऑर्गन से मैसेज जा रहा है नर्वस सिस्टम में, फिर कहां जा रहा है, ब्रेन में। तो हमें मैसेज वो कुछ लम्हे के लिए जाएगा, ये नहीं होगा कि वो 1 मंथ तक मैसेज जाता रहेगा, 2 मंथ तक नहीं, सिर्फ कुछ लम्हे के लिए। तो यही हमारे पास क्या, नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें शामिल है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सा होता है। नर्व्स, नर्व सेल, सेंसरी ऑर्गन, और कौन सा सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी 5 सेंस ऑर्गन है। आईज हो गया हमारे पास, एयर्स हो गया, टंग, स्किन एंड नोज, ये तमाम 5 सेंस ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसके पास, ब्रेन के पास। फिर उधर ब्रेन उसके ऊपर अमल करता है और आगे रिस्पॉन्स करेगा। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन पर क्या करता है, प्रोसेस करता है यानी सोचता है। एंड डायरेक्ट शॉर्ट टर्म चेंज इन अदर ऑर्गन सिस्टम, जब और क्या करता है, डायरेक्ट करवाता है तब्दीली किसके अंदर, दूसरे ऑर्गन सिस्टम में। कौन सी, शॉर्ट टर्म यानी कुछ लम्हे के लिए, ये नहीं कि हमेशा वाली, कुछ लम्हे के लिए। मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय रिपीड कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन, ये बॉडी के फंक्शन को बहुत तेजी से क्या कर लेता है, कंट्रोल, रिपीड कर लेता है। तो इसी तरह ये होम्योस्टेटिस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। आगे क्या, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, यानी ये हमारे ढांचे के बारे में बात कर रहा है। हमारा ढांचा हमें क्या कर रहा है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और क्या दे रहा है हमारे पास, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। स्केलेटन में 2 चीजें हमारे पास मेन हम समझते हैं, एक बोन, सबसे पहले हड्डियां आ जाती है,
और दूसरा क्या हमारे पास वो होता है हमारे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, तो यही है हमारे पास बोन, कार्टिलेज। कार्टिलेज किसे कहते हैं? नरम हड्डी को। जो सी नरम हड्डी होती है उसे क्या नाम देते हैं? कार्टिलेज। ज्वाइंट, जोड़ वगैरह आ गए, ये भी तो हड्डियों के दरमियान होते हैं। और क्या हमारे पास? टेंडन्स और लिगामेंट। जो सा लिगामेंट होता है इसका मतलब होता है ऐसा मसल्स जो बोन और बोन, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान जो सा जोड़ने के लिए, वो क्या हमारे पास? लिगामेंट्स। जैसे ये एक मार्कर और दूसरा मार्कर, इसको जोड़ना है आपस में, तो दरमियान में, जैसे ये एक हड्डी ये दूसरी, इसके दरमियान होगा, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान जो एक बोन को दूसरी बोन से मिलाता है, उसे क्या नाम देते हैं? लिगामेंट। और टेंडन्स किसे नाम देते हैं? जो सा वो पोर्शन जो क्या करता है, जो हमारे मसल्स को, स्केलेटन मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ता है, उसे क्या नाम देते हैं? टेंडन्स। तो ये हमारे हेल्प करता है किसमें? सपोर्ट यानी सहारा देने में, प्रोटेक्शन, और हमारी क्या कर रहा है? हिफाजत। जो से हमारी रिब्स हैं, जो सी पसलियां हैं, ये हिफाजत कर रही है दिल की। दिल एक क्या है हमारे पास? नाजुक ऑर्गन है, इसकी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। तो लंग्स वगैरह भी इसी के अंदर कवर हुए पड़े हैं। ब्रेन, ब्रेन जो सा हमारे पास दिमाग है ना, उसकी हिफाजत कर रही है हड्डियां, 8 हड्डियां उसकी हिफाजत कर रही हैं। उसे नाम देते हैं क्रेनियल, क्रेनियल बोन्स, जो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? ब्रेन में यानी स्कल में। एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोटेक्ट, और हिफाजत करें किसकी? सॉफ्ट टिश्यू जो से नाजुक है, जैसे हमारे पास हार्ट हो गया, दिल हो गया, और हमारे पास ब्रेन हो गया। ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रोवाइड मूवमेंट, और हमें मूवमेंट दे रहे हैं। हम मूवमेंट भी उस जगह से कर रहे हैं जहां जोड़ है। अगर किसी के ज्वाइंट क्या हो जाए? खराब हो जाए, यानी जोड़ क्या हो जाए? खराब हो जाए या सोजिश हो जाए, तो उससे चलना क्या हो जाएगा? मुश्किल, क्योंकि मूवमेंट ही उसी जगह से होते हैं जहां ज्वाइंट है। तो प्रोवाइड मूवमेंट एट ज्वाइंट, जहां क्या होंगे? ज्वाइंट यानी जोड़ होंगे। प्रोड्यूस ब्लड सेल, अच्छा ये भी याद रखना, जो से ब्लड सेल है वो भी किस में प्रोड्यूस होते हैं? बोन में। बोन के अंदर जो सा जेली लाइक मटेरियल होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? बोन सेल। और क्या करता है? स्टोर, मिनरल्स वगैरह को स्टोर करता है। जैसे आपने सुना होगा हमारे पास दूध पीने से हड्डियां क्या होती है? मजबूत होती है। दूध के अंदर क्या आता है? कैल्शियम। अब जो सा कैल्शियम होता है हड्डी के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। जितना ज्यादा कैल्शियम स्टोर होगा और हड्डियां क्या होगी? मजबूत होगी। तो ये आगे क्या हमारे पास? होम्योस्टेटिस, बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम। किसका लेवल रेगुलेट करता है? ब्लड में। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा जो सा वो कैल्शियम है उसे बोन में स्टोर कर लेता है। इस तरह ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या रहता है? सेट पॉइंट पर। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो ये क्या करता है? बोन से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में भेज देता है, ताकि जो होम्योस्टेटिस वो मेंटेन रहे। बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन द ब्लड, क्या करेगा? या तो स्टोर कर लेगा या कर लेगा रिलीज कर लेगा देम फ्रॉम बोन, या बोन में स्टोर कर लेगा या रिलीज। अगर वो ब्लड में एक्स्ट्रा हुई तो ये बोन में स्टोर कर लेगा, अगर कम हुई तो उसे क्या कर लेगा? रिलीज कर लेगा। आगे क्या हमारे पास? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है? यानी यूरिन बनता है, जिससे पेशाब कहते हैं, जो सा यूरिन हमारे पास बनता है। अब ये इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास? किडनी आ जाती है, ये ऊपर वाला मैंने मिटा दिया ताकि हम यूरिनरी सिस्टम को डायग्राम बना के क्या करें? समझ सके। तो हमारे पास जो सी किडनी होती हैं, गुर्दे यानी 2 होते हैं। तो एक मैंने इस तरह बना लिया, एक हमने इस तरह बना लिया। अब इन्हीं किडनी जो से गुर्दे हैं, इसमें से यूं ट्यूब निकलती है। इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे हम यूरेटर। ये सिंपल बना रहे हैं हम। तो ये हमारे पास क्या हो गया? किडनी यानी गुर्दे। और ये जो सा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर दोनों से निकला है, इसे नाम देंगे यूरेटर। फिर ये यूरेटर जाकर आगे मिलेंगे एक, इसे ब्रेक कर लेते हैं, ये आगे एक जाकर हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो सा इतना सा हमारे पास पोर्शन है, ये वाला जो सा इतना पोर्शन है, इसे क्या नाम देंगे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी इधर यूरिन आकर क्या होता है? स्टोर होता है। और ये जो सा पार्ट है, इसे क्या नाम देंगे? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा वो पॉइंट जहां से यूरिन यानी बॉडी से बाहर जाएगा। तो किडनी, किडनी यानी
गुर्दे से जैसे यूरिन वगैरह बनेगा वो यूरेटर के जरिए कहाँ जाता है, यूराइनरी ब्लैडर, इधर स्टोर होगा, इसके जरिए बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, हमने इसी को लिखना है। किडनी हो गया, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसी तरह इसके नाम लिख दिए। रिमूव एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी का मिकदार क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कर देगा, बॉडी से निकाल देगा, जिससे जो सा वाटर है ब्लड में क्या आ जाएगा, सेट पॉइंट पर आ जाएगा, होम्योस्टेटिस मेंटेन रहेगी। साल्ट की मिकदार, कोई साल्ट एक्स्ट्रा हो गया उसे निकाल देगा, या कम हुआ तो उसे बचा कर रखेगा। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये क्या करता है, बॉडी से निकालता है। फ्रॉम द ब्लड, कहां से निकालेगा, ब्लड से। एंड बॉडी, अगर ब्लड से निकल गया इसका मतलब बॉडी से निकल गया। एंड कंट्रोल पीएच, इसमें से कुछ आयन वगैरह भी निकलते हैं, आयन वगैरह भी इसमें से कुछ यूरिन के जरिए निकलते हैं, जिसकी वजह से पीएच क्या रहती है, ब्लड की मेंटेन रहती है। आगे लिखा है बाय रेगुलेटिंग, ये रेगुलेट रखेगा लेवल ऑफ वाटर। सबसे पहले पानी का लेवल क्या रखता है, रेगुलेट रखता है ब्लड में। साल्ट, साल्ट का लेवल भी क्या रखता है, रेगुलेट। अब H पॉजिटिव ये क्या, आयन, आयन का भी मिकदार को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि पीएच अंदर की क्या रहे, मेंटेन रहे। एंड वेस्ट इन ब्लड, और जितना भी वेस्ट है उसे भी बॉडी से निकाल देता है, जिसकी वजह से होम्योस्टेटिस मेंटेन रहती है। अब आखिरी हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक। अब लिम्फेटिक एक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम मैंने एंड में इसीलिए लिखा है, इधर आपको प्रॉपर डायग्राम जितनी पॉसिबल हो सके बनाकर बता दो। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, अब रिमूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास, वो हमारे पास है लिम्फेटिक। अब असल में होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास जो सी ब्लड वेसल्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक हमारे पास कौन सी होती है, आर्टरी, एक हमारे पास होती है वेन्स, और एक क्या होती है हमारे पास, कैपिलरीज। ए से आपने याद रखना है, ए से आर्टरी, ए से अवे, अवे फ्रॉम हार्ट। वी से वेन, और इसे उर्दू में यार वापसी, तो ये क्या करेगा, वापसी लेकर आएगा ब्लड। वापसी कहां से, हार्ट से। इसमें ब्लड वापसी आएगा हार्ट से, कहां आएगा, पूरी बॉडी में। तो ये वेन वो होती है जो क्या करती है, ब्लड जो सा है कहां से, हार्ट से पूरी बॉडी से। तो जो सा हमारे पास वेन है ये क्या करेगा, वापसी लेकर आएगा हार्ट की तरफ, यानी पूरी बॉडी से जो सा ब्लड है उसे कहां लेकर आएगा, हार्ट की तरफ। जो सा हार्ट से दूर लेकर जाएगा पूरी बॉडी में। और कैपिलरीज किसे कहते हैं, छोटी जो सी खून की नाली इन दोनों के दरमियान होती है। अब इसी को हमने देखना है, जो सा हमारे पास आर्टरी वगैरह ये ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को कहां लेके जा रही है, दूर पूरी बॉडी में। तो इसमें आपको पता है जो से हमारे पास क्या होगी, वो होगी ऑक्सीजन। जो सा आर्टरी में जो सा ब्लड होगा इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन। तो इधर क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन। और जो सा इधर आ रहा है हार्ट की तरफ, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसे क्या नाम देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो सा वेन में होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पॉइंट आपको पहले पता होना चाहिए। जो सा हमारे पास खून यानी ब्लड वेसल है वो 3 तरह से होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी, ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, यानी वो खून की नालियां जो ब्लड को दिल से अवे दूर लेकर जाती है पूरी बॉडी में, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और वेन, वी से वेन, वी से वापसी, यानी वो ब्लड वेसल्स जो क्या करती है, खून को पूरी बॉडी से वापसी कहां की तरफ लेकर आएगी, हार्ट की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज क्या होती है, छोटी वेसल। अब ये आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जा रही है, वो कौन सा हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड। जब वापसी वेन लेकर आ रही है वो क्या हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जो सी एक्स्ट्रा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें क्या हो रही है, कम। वो ज्यादा ऑक्सीजन गई कहां, तो ये याद रखना, ये जैसे ही आर्टरी पूरी बॉडी में जाएगी तो ये कहां तक जाती है, टिश्यू तक। तो हमें पता है सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू। ये मैं 2-3 सेल बना देता हूं। ये क्या हो गया हमारे पास, टिश्यू हो गया। अब टिश्यू के इधर क्या करती है, जैसे ही फर्ज कर लो इधर से हमारे पास क्या गुजर रही है, आर्टरी वगैरह। ये आर्टरी मैंने बना ली इधर, और आर्टरी में से जैसे ही ब्लड गुजरेगा तो इसमें से जो से ऑक्सीजन वगैरह या मिनरल्स वगैरह वो इसी इधर इसकी
जो से हमारे पास मेम्ब्रेन होती है ना, ये कैपिलरीज होती है, जितनी भी कैपिलरीज इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल होती है, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं, उन्हीं के जरिए जो सा इसका फ्लूइड है ब्लड का वो इधर आ जाएगा टिश्यू के इर्द गिर्द, और उसे ही हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। अब इधर से ये क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड इन्हें जो चीज देनी है यानी ऑक्सीजन इन्हें दे देगा सेल को, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो देने दे देगा, न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज वगैरह। आपको पता है क्यों देता है, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प होती है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे पास ये बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब इधर जो सा मैं बना रहा हूं ये हमारे पास क्या वेन है, ये क्या वेन। अब इधर से जैसे ही फ्लूइड आएगा इसमें क्या आ जाएगा, फ्लूइड इंटर हो रहा है। अब फ्लूइड जैसे ही इसमें इंटर हो रहा है तो उसमें किसकी मिकदार ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। और जो सा फ्लूइड वो भी इसमें दोबारा आ गया, जो सा इधर था साइडों में इसमें से निकला था ब्लड में, वो ब्लड का दोबारा आ गया। और ये याद रखना, ये जो सा इधर फर्ज कर लो, हमारे पास जो सा फ्लूइड इसमें से निकला है वो कितना है हमारे पास, फर्ज कर लो 50% है, कितना निकला 50%। अब जो सा वेन्स में आ रहा है फ्लूइड वो कितना है हमारे पास 40%, यानी 10% उधर ही है, 40% चले गया। तो इसी तरह जो सा 10% है वो फ्लूइड सेल के इर्द गिर्द रह गया। तो इसी तरह तो हमारे ब्लड के अंदर से फ्लूइड क्या आता जाएगा, दिन ब दिन कम होता जाएगा। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे क्या नाम देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब वो लिम्फेटिक सिस्टम मैं इधर से बना लेता हूं, वो लिम्फेटिक सिस्टम इन्हीं के साथ साथ ब्लड वेसल के साथ साथ होता है, और वो टिश्यू को इधर बना ले। ये फर्ज कर लो हमारे पास क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो यही फ्लूइड जो सा 10% है वो क्या होगा, किसके जरिए, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए कहां चले जाएगा, इसी के अंदर जो सा ब्लड में दोबारा जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यही हमारे पास क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। और जो सा लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें जो सी ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो सी लिम्फेटिक सिस्टम में एक ऐसी छोटी छोटी थैलियां भी आते हैं जो एंड में क्या होती है, बंद होती हैं। और उनके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल इकट्ठे होते हैं और एक नोड्स नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल आपको पता है क्या करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, कोई भी जरासीम आ जाए उसे मारते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंड, ये डिफेंड करते हैं अगेंस्ट, हमारी हिफाजत करते हैं इन्फेक्शन एंड डिजीज, किसके खिलाफ, इन्फेक्शन और डिजीज। तो लेकिन उससे लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हम ये पढ़ लें कि इसमें होता क्या है, लैंफ होता है। अच्छा, ये जो सा फ्लूइड है ना, जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में से गुजरेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में से गुजर कर जाएगा, तब इसे लैंफ नाम दे देंगे, तब इसे फ्लूइड नहीं नाम देंगे, ना ब्लड का फ्लूइड कहेंगे ना टिश्यू फ्लूइड, फिर क्या इसे नाम देंगे, लैंफ। तो यही जो सा 10% हमारा इस लिम्फेटिक वेसल्स में से जा रहा है उसे क्या नाम दे दिया हमने, लैंफ। लैंफ नोड्स, लैंफ नोड वही जो सा व्हाइट ब्लड सेल इकट्ठे होकर एक ग्रुप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे लैंफ नोड कहेंगे। और लैंफ वेसल्स, जो सी इनकी वेसल्स है उसे क्या नाम देंगे, लैंफ वेसल्स। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो डिफेंड करता है, हमारी हिफाजत करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के नोड्स ही करता है। ये जो सा लिम्फेटिक लैंफ नोड है यही हिफाजत करता है, क्योंकि ये बना हुआ व्हाइट ब्लड सेल से। हिफाजत यानी दिफा करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ट्रांसफर, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर करेगा क्या, लैंफ। लिम्फ असल में है क्या, वही फ्लूइड किसके दरमियान ट्रांसफर कर रहा है, हमारे पास टिश्यू और ब्लड के दरमियान, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल्स के दरमियान। ये क्या कर रहा है, उसी जो सा हमारे पास फ्लूइड है उसे क्या कर रहा है, ट्रांसफर। तो मैंने कहा जब फ्लूइड इन लिम्फ वेसल्स में से गुजरेगा तब उसे लिम्फ नाम दे देंगे। तो ये लिखा हुआ लिम्फ बिटवीन, ट्रांसफर करता है लिम्फ बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम। इसका होम्योस्टेटिस में क्या काम है, मेंटेन टिश्यू फ्लूइड होम्योस्टेटिस, ये टिश्यू फ्लूइड की होम्योस्टेटिस को क्या रखता है, बरकरार रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में से या कोई भी टॉपिक में से कोई समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।